एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपुरा जिले में आईएसजे के ग्रुप के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 बांदीपुरा के हैं जबकि एक श्रीनगर से। इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। हथियार और असलहों के अलावा मैट्रिक्स शीट और आईएसजे के फ्लैग भी बरामद हुआ है। ये आर्मी कैंप पर हमला करने के लिए रेकी कर रहे थे। इस सब पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के मेरठ जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की किताबें मिली हैं। ये किताबें एक प्रिंटिंग प्रेस में अवैध तरीके से छापी जा रही थी। पुलिस इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता की भूमिका की भी जांच कर रही है। ये किताबों के बंडल जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फर्जी तरीके से मेरठ के एक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थी। ये सब पहली से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें हैं, जिनकी सप्लाई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक होती थी। इस कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीजें थी। सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे रैकेट को चलाने वाला सचिन गुप्ता मेरठ के वरिष्ठ नेता का बेटा है। सूत्रों की माने तो आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना के बाद एसटीएफ ने छापेमारी की। इंटरनेट से एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर छापी जाती थी किताबें। एसटीएफ को कई बड़े विक्रेताओं के नाम पते मिले हैं जहां ये किताबें बिकती थीं। 500 करोड़ से ज्यादा की फर्जी किताबों की बिक्री हो चुकी है। एनसीईआरटी अपनी किताबों को छापने के लिए प्रकाशकों को अधिकृत करता है और कोई प्रकाशक बिना अनुमति के एनसीईआरटी की किताबें छापता है तो ये कानूनी अपराध है। मेरठ पुलिस की नाक के नीचे सालों से फर्जी किताबों की छपाई का कारोबार चल रहा था, उन्हें भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब एसटीएफ ने उनको इत्तला दी तो उन्होंने छापेमारी की। एक बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में इन फर्जी एनसीईआरटी किताबों की सप्लाई हुई और जो हो सकता है कि जो आपके बच्चे भी किताबें पढ़ रहे हों, भले ही जो कंटेंट है वो सेम हो, लेकिन वो किताब अवैध रूप से छापी गई है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में चुनावों के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग सक्रियता और कोरोना के कारण दिए दिशा निर्देशों ने किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। शनिवार सुबह भाजपा के पटना के दफ्तर में चहल पहल देखी गई। दीवारों पर नए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे थे। मौका था राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का, जहां अधिकांश सदस्य और अब बिहार के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बिहार भाजपा दफ्तर में 70 से अधिक नेता कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। यह पहली कार्य समिति है जिसको हमें वर्चुअल माध्यम से करना पड़ रहा है। यहाँ पे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बाकी सभी कार्य समिति के सदस्य, सभी मंत्री, सांसदगण, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, यह सब वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वहीं इसकी तुलना में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में नेता तो नजर नहीं आए, लेकिन कार्यालय में तेजी से काम चल रहा है। नए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में इन दिनों संवाददाता सम्मेलनों का दौर चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के विधायक शामिल हो रहे हैं। शनिवार को तो सभी दलित मंत्री और नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे थे, लेकिन यहां भी निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। 40 करोड़ के कल्याण विभाग के बजट को माननीय नेता ने 2007 में विभाग का निर्माण कराया और आज 1600 करोड़ से ऊपर बजट करने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के मद्देनजर अपने सरकारी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन, शिलान्यास या कार्यारंभ कर रहे हैं और भाषण में लेकिन एक बात कहना नहीं भूलते। उपलब्धता के लिए और बेहतर बनाने के लिए, तो पहले जर्जर तार था वो बदल दिया, कनेक्शन दे रहे हैं खेती के लिए भी,
और इसकी शुरुआत कर दी और आगे मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वर्चुअल बैठक हो या रैली, एनडीए को बिहार में विपक्षी दलों के ऊपर काफ़ी हद तक बढ़त हासिल है, लेकिन सब जानते हैं कि असल चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए कोरोना के डर से दुबके अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को घर से निकालने का होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात बिहार की ही करते हैं। बिहार में बाढ़ से हालात भयावह हो गए। बिहार के 16 जिलों की बात करें तो वहां अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। समस्तीपुर में करेह नदी में एक नाव में 20 से 25 लोग सवार होकर जा रहे थे, तब नाव के पलटने की खबर आई। इस हादसे में 3 लोगों के लापता होने की खबर है। 10 लोगों ने तैरकर जान बचाई, बाकी लोगों को बचा लिया गया। 3 लोगों की तलाश जारी है। बिहार में बाढ़ से 82 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। गंगा किनारे बसे शहरों में बनारस स्वच्छता की रैंकिंग में पहले नंबर पर आया। सुनकर लगता है कि पूरा बनारस साफ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है और यह बात शहरों की ओवरऑल रैंकिंग भी बताती है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी 27वें नंबर पर है। 2016 के 73 शहरों की रैंकिंग में तो बनारस का स्थान 65वां था। साफ नजर आ रहे बनारस के इन घाटों ने 2 साल पहले से शुरू हुई गंगा किनारे की स्वच्छता रैंकिंग में बनारस को अव्वल नंबर पर पहुंचाया, लेकिन इससे पूरा शहर साफ नहीं हो गया। अभी भी सिंचाई कॉलोनी के बाहर पड़ा ये कूड़ा स्वच्छता की रैंकिंग को मुंह चिढ़ा रहा है। इसी की तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी पड़े कूड़े इस रैंकिंग के दामन पर दाग है। शहर की जो प्रमुख स्थान है, जैसे भारत माता मंदिर देख लिए, ट्रामा सेंटर बीएचयू जहाँ कोविड-19 का इलाज हो रहा है, और सारे अगल बगल के इलाकों में सीवर का पानी भर, कहने का मतलब कि घर के अंदर भी गंदगी और घर के बाहर भी गंदगी। आखिरकार स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या दिखाना चाहते हैं? अलग अलग इलाकों में बहता सीवर का पानी न सिर्फ इस रैंकिंग पर पानी फेरता नजर आता है, बल्कि बनारस शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में 27वें स्थान पर भी है। जानकारों की राय है कि बनारस अव्वल तो है, पर गंदगी में। सिर्फ सड़कों पे झाड़ू लगा देने का सर्वे लेके इसको 1 नंबर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देख लें तो सड़कों पे 1 या 2 बरसात के बाद से सीवर के पानी जिस तरह से बजबजा के सड़कों पे आ जाते हैं, ये जो कूड़ा है, ये पॉलीथीन है, ये सीवर में जिस तरह से जमा है, वो इसको कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए नजर आता है कि देखो हम किस तरह से एक पायदान पे हैं या हमारी सच्चाई ये है। 20 लाख की आबादी वाले बनारस से रोजाना 600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। घरों से निकलने वाले कूड़ों का ठीक से निपटारा नहीं हो पाता। रही सही कसर खराब सड़कें और नालों का पानी पूरा कर देता है। हम लोग 27वें स्थान पर हैं, प्रथम रैंक से 26 स्थान नीचे हैं, तो जायज़ सी बात है कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना डोर टू डोर अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। हालांकि हम लोग जनवरी से इसके प्रयासरत थे और मार्च में हम लोगों ने एक कंपनी को एजी एनवायरो ग्रुप, एंथनी ग्रुप एनवायरो, इस ग्रुप को हम लोगों ने अब एक एग्जॉस्टिव टेंडर पूरे शहर में प्रत्येक घर से डोर टू डोर मैनेजमेंट का दिया है। हमें विश्वास है कि हम लोग जो इस बार की रैंकिंग हम लोग की होगी, क्योंकि हम लोग अक्टूबर से एग्जॉस्टिवली, परफेक्टली, फुल्ली सेग्रीगेटेड वेस्ट को हम लोग अपना लेंगे शहर में, और तो ये जो हमारा मिसिंग आयाम था ये हम लोग कवर कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत यहीं से करते हुए बनारस की गलियों में झाड़ू लगाई थी, लेकिन स्वच्छता की हकीकत सबके सामने है। गंगा के किनारे के घाट बनारस का चेहरा है, जो स्वच्छता के रैंकिंग में भले ही अव्वल आ गया हो, लेकिन अभी उसका पूरा बदन यानी बनारस शहर के दामन में कई जगह सीवर और कूड़े का दाग है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते और ज्यादा गाढ़ा नजर आता है। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संक्रमण के 120 दिन में पश्चिम बंगाल के 73 डॉक्टर और 64 नर्स भी संक्रमित हुए। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स भी इसकी चपेट में आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित ये सभी वॉरियर्स अब काम पर लौट आए हैं। अब तक बंगाल में संक्रमित हुए 375 में से सिर्फ 13 ऐसे कोरोना वॉरियर्स ने जंग नहीं जीत पाए, लेकिन जिन्होंने कोरोना को हराया उनके लिए जिंदगी बदल गई है।
बंगाल के सबसे अच्छे सरकारी कोविड अस्पताल IDBG के इंटेंसिव केयर यूनिट में एक शीशे का क्यूबिकल है, जहां डॉक्टर्स अपनी PPEs उतारकर कभी कभार जरा सा आराम कर लेते हैं। मुझे संक्रमण हो गया होगा, पर मैं एसिम्प्टोमेटिक था। यानी आपको 24 घंटे संक्रमण का खतरा है। मुझे बाजार के मुकाबले यहाँ ज्यादा सुरक्षित लगता है। क्योंकि यहाँ हम सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पूरी तरह से एहतियात बरतती हैं। घर पर भी ये सबसे अलग रहती हैं। अपने पति और बेटे की झलक खिड़की के जरिए कभी कभी देख लेती हैं। कुछ नर्सों को कोरोना वायरस हुआ भी, लेकिन एक ने भी नौकरी नहीं छोड़ी। Nobody has resigned from this service. किसी ने भी अस्पताल या पश्चिम बंगाल नर्सिंग सर्विस नहीं छोड़ी। West Bengal nursing service. We are like this. हम सिपाहियों की तरह हैं, जो करना है वो करना है, वरना फिर ये कौन करेगा। No. डॉक्टर योगीराज रे संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं और IDBG अस्पताल में ICU इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये रोजाना घर जाते हैं, जहां इनकी छोटी बेटी भी है। इनके घर पर दूसरों से अलग रहना मुमकिन है। वो 5 साल की है, मैं उसे अपनी जिंदगी से कैसे अलग कर सकता हूँ। ये बीमारी तो बहुत दिनों तक रहेगी। बहुत से लोगों को लंबे समय तक ये काम करना पड़ेगा, तो उन्हें उनके परिवारों से अलग कैसे किया जा सकता है। हमें मानसिक सहारा भी चाहिए, वरना हम सबके लिए बहुत तनाव हो जाएगा। कोविड से जंग लड़ रहे सभी लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। जिन 375 सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 हुआ, उनमें से 13 ने कीमत चुकाई है। बाकी ये जानते हुए काम पर जाते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। कोलकाता से मोनदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद लखनऊ में यूपी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। घर में ताजिया न रखने देने के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया। अब की महामारी की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें यह है कि जुलूस की पाबंदी लगा दी गई कि जुलूस नहीं उठेंगे। तो हमने जुलूस के सिलसिले में मुतालिबा हमारा है, लेकिन फिर भी हमने उस पर इसरार नहीं किया। और इसके अलावा जो शाही दरी थी उसको भी उन्होंने उठने से मना कर दिया। चलिए ठीक, वो भी सही है। और उससे बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि घर के अंदर ताजिया रखने की इजाजत नहीं मिली। हमने कहा छोटी दरियां जो होती हैं, छोटे ताजिए होते हैं, वो लाकर रख दिए जाएं घर के अंदर, ताकि वहां घर की औरतें मातम कर लें। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में दिख रही है, लेकिन कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की वजह से लोगों से संयम बरतने की और सीमित दायरे में ही जश्न मनाने की अपील की गई। गुजरात में भी कोरोना ने गणेश उत्सव का रंग फीका कर दिया है। हर साल गणेश महोत्सव से 2 महीने पहले मूर्तिकारों को प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना संकट ने इनकी कमर तोड़ दी है। कुछ को ऑर्डर मिले भी हैं तो मिट्टी की छोटी मूर्तियों के, और वो भी बहुत कम। बाजार में बिक्री हो नहीं रही है। हर साल 500 मूर्ति के आसपास हमारे जाते थे, उसकी जगह पे अभी समझो आधा हो गया, 250-250 के आसपास चल रहा है। वडोदरा के गायकवाड़ परिवार ने भी इस साल सादगी से लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में गणेश जी की स्थापना की। पुलिस के दिशा निर्देशों के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान पंडाल बनाने और एक जगह जमा होने पर रोक है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और जुलूस पर पाबंदी लगी है, और पुलिस अपने पूरे अमले के साथ सख्ती से नियमों को लागू कर रही है। मुंबई के लालबाग के राजा की तरह गुजरात में मांजलपुर के राजा गणेश जी की मूर्ति मशहूर थी, लेकिन अब की बार यहाँ भी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना की गई है। हम 18 साल से गणपति बिठाते हैं। इस बार कोरोना की महामारी से हमने गणपति नहीं बिठाया। हम जैसे मुंबई में बैठते हैं लालबाग के राजा, ऐसे गुजरात में या वडोदरा में हम बिठाते हैं मांजलपुर का राजा। इस हर बार भक्त पूरे गुजरात से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, मगर इस बार कोरोना की वजह से हमने ये आयोजन नहीं किया है। हमने छोटी स्थापना की मूर्ति घर पे आयोजन किया है। गुजरात में बड़ी तादाद में श्रद्धालु धूमधाम से
गणेश महोत्सव मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण वडोदरा का यह पर्व फीका फीका लग रहा है। वडोदरा से नीलेश ठक्कर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लुधियाना की एक बेकरी ने 40 किलो चॉकलेट से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई है। ये मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे बनाने वाले हरजिंदर सिंह कुकरेजा का कहना है कि वो पिछले 5 सालों से भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और पूजा के बाद दूध में मिलाकर प्रसाद बांट देते हैं। उन्होंने कहा कि ये इको फ्रेंडली है और डेनमार्क के चॉकलेट से बना हुआ है।